तो वेलकम बैक साथियों, स्वागत है फिर से दोस्तों। फटाफट ड्रीमनेट 2026 और 27 के लिए हम करने वाले सबसे रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फटाफट करने वाले हैं इस चैप्टर को। हम करेंगे इसको 30 से 35 मिनट में। तो देखिए भाई, पुष्प क्या होता है, फ्लावर। तो देखिए फ्लावर जो होता है एक आप कह सकते हैं रूपांतरित प्रो होता है। क्या होता है? रूपांतरित प्रो। इसका मतलब क्या होता है कि तना जो होता है अपना, ये तना मान लो में, तो तने से उत्पत्ति होती है किसकी? पुष्प की। तने में क्या होता है? तने में क्या होता है? अक्ष दबका रह जाता है और गांठें उत्पन्न होती हैं, तो वहाँ से अपना पुष्प निकलता है। ये अपना हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की। ये क्या काम कर सकता है भैया? देखो, आकर्षक अंग होता है। सिंपल सी बात है, आकर्षक अंग है। जब तो ये क्या है कि आप इसको देखो बहुत सारे यूज में ले सकते हैं। जैसे कि हम किसी का पूजा करनी है, या धार्मिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। सौंदर्य तो है ही है, लेकिन धार्मिक रूप से इसका बहुत महत्व होता है। उसके साथ इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें कि पुष्प होता कैसा है, तो सिंपल सी बात है भैया, पुष्प में ये बीच में होती है क्या? वर्तिकाग्र। बीच में होता है वर्तिका, और नीचे की साइड जो होती है वो होता क्या है? अंडाशय होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पुष्पीयोपांग निकले होते हैं भैया जी। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? पंखड़ी वगैरह। ये हो गया अपना थैलेमस, जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, ये हो गया पुष्पासन। ये हो गया पेडिकल, जिसको पुष्प व्रंत बोल सकते हैं। पुष्प व्रंत बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ हरी हरी सी पत्तियाँ होती हैं, जो कि क्या करती हैं? कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करती हैं। और क्या होती है भैया जी? तो इनको क्या बोलते हैं भैया जी? देखो, कैलिक्स कोरोला, तो वहाँ से आप लेना पड़ेगा कैलिक्स कोरोला। ठीक है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ये क्या हो गया भैया जी? बाहर की भित्ति हो गई। तो बाहर की भित्ति होगी तो इनको हम क्या कहेंगे? अरे बाह्य भित्ति। ठीक है, या बाह्य दल। तो इसको हम बोलेंगे बाह्य दल, पेटल से पर, समझ रहे हो? और एक अलग अलग मतलब कि जो खुश, यानी कि जो रंगीन होती हैं, रंगीन होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं भैया जी? इनको हम बोलते हैं दल, बोलते हैं पेटल बोलते हैं। ये क्या करती है? रंगीन होती है, तो क्या करती है? पुष्पों को आकर्षित करती है। सिंपल सी बात है। और यहाँ से निकले होते हैं अपने पुंकेसर भैया जी। पुंकेसर भैया। ठीक है, ये अपना मैंने बता दिया, वर्तिकाग्र हो गया, और ये ना स्टाइल हो गया, स्टिग्मा, और ओवरी हो गया, अंडाशय हो गया। यहीं पर बीजांड वगैरह स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये सिंपल सी बात थी पुष्प में। पुष्प में अंडाशय, बाह्यदल। ठीक है, और पुंकेसर था। पुंकेसर किस किस चीज़ से बना होता है भैया जी? इसकी भी बात हम करेंगे। कौन कौन से? परागकोश और तंतु वगैरह से बना होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखना था कि जो पुष्प होता है वो आकारिकीय और भ्रूणिकीय आश्चर्य होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, आश्चर्य होता है किसके लिए? वैज्ञानिकों के लिए। क्यों? क्योंकि आकारिक रूप से भी है और इसका भ्रूणात्मक रूप से भी साथ मिलता है। उसके बाद में हम बात करेंगे भैया जी पुंकेसर या लघु बीजाणु धानी की। क्या होता है पुंकेसर? क्या होती है लघु बीजाणु धानी? तो पुंकेसर क्या होता है? अरे भाई, नर भाग होता है किसी पुष्प का, उसको पुंकेसर बोलते हैं। किस किस से मिलकर बना होता है? तो जैसे मैंने पुंकेसर लिया, उठा लिया ये वाला, तो पुंकेसर को हम बोल सकते हैं ये। तो अब देखो, देखो पुष्प जैसे हमने पढ़ते थे ना कि मादा युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद, समझ रहे हो? नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा परागकोश, और ये जो तंतु सा दिख रहा है ये तंतु ही कहलाता है दोस्तों। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? हम पुंकेसर बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद में यहाँ से ये जुड़ा होता है, तो ये किसी से भी जुड़ सकता है, मेनली थैलेमस वगैरह से, यानी कि पुष्पासन से जुड़ा होता है। अच्छा, ये भी एन होता है और ये भी एन होता है। एग्नुत संरचना होती है पुंकेसर। तो परागकोश को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु धानी। तो इसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं, क्योंकि पत्ती के अंदर ही तो क्या बन जाएगी? लघु बीजाणु धानी पाई जाएगी, तो लघु बीजाणु पर्ण इसको हम बोलते हैं। अच्छा जी, तंतु हमने पढ़ ही दिया भाई। तंतु क्या होता है? जो उसको सपोर्ट करता है, सीधी सीधी सी बात है। तो अनेकों हार्मोन और संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं पुष्प में, तभी तो ये पुंकेसर बनता है, स्त्रीकेसर बनता है। ठीक है, तो अब तंतु का जो समीपस्थ छोर है किस किस से जुड़ सकता है? मैंने बताया पुष्पासन से जुड़ सकता है या फिर पुष्पदल से जुड़ सकता है। पुष्पासनों की संख्या लंबाई में भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी से हम यदि पुंकेसर को देखें तो हम अलग अलग चित्रों को अलग अलग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भैया लघु बीजाणु धानी। क्या होती है लघु बीजाणु धानी? तो किसी भी प्रारूपिक, यदि आप एंजियोस्पर्म को देखें, तो लघु बीजाणु धानी जो होती है वो कैसी होती है? टेट्रा स्पोरेंजिएट, और जिसमें बाइलोब्ड होते हैं, यानी कि दो तो लोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड। यानी एक उसमें, एक में कितने लोब होते हैं भैया जी? एक पार्ट में दो लोब होते हैं, और एक लोब में कितने स्पोरेंजिया होते हैं? दो स्पोरेंजिया होते हैं। तो क्या बोला जाता है कि द्विपालित होती है, द्विकोष्ठकी होती है, यानी द्विकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं भैया जी? दो कोष्ठ होते हैं। ये भी हमने समझ लिया। मालवेसी में जरूर कितने होता है? एक कोष्ठ होता है मालवेसी का। ये भी आपको एग्जाम्पल
देख लेना। तो बाइलोब लिख लिया। अब इसकी प्रारूपिक स्ट्रक्चर की हम बात करें, भाई क्या होता है सिस्टमेटिक तरीके से, देखो ऐसा होता है टेट्रास्पोरेंजिएट कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में, बटरफ्लाई तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है, बटरफ्लाई नहीं बोल सकते, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से जुड़ी होती है। तो इसकी कुछ लेयर होती है, उसकी हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर होता है कौन, स्पोरोजेनस टिश्यू, ये संयोजी होता है, यहाँ पर संयोजी हो गया। यहाँ पर ये चार अपनी क्या पाई जाती है भैया जी, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो लघु बीजाणुधानी ये रही लघु बीजाणुधानी। अब लघु बीजाणुधानी तो हो गई, अब हमको बताइए कि होती क्या है, आखिर हम कैसे पढ़ें लघु बीजाणुधानी को। तो भैया देखो सबसे पहले जब इसकी स्ट्रक्चर नहीं होती तो ऐसी कुछ सेल होगी, तो सेल्स में इसको बोलते हैं आर्कीपोडियल सेल्स। ये आर्कीपोडियल सेल्स विभेदित होती हैं और ये बनाती हैं बीच में जो सेल्स जो जनन करती हैं और परागकण वगैरह बनाती हैं। तो ये तो हो जाएगी लघु बीजाणुधानी। और जो बगल वाली सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं भैया जी, देखो मैं लिख ही देता हूँ, आर्की पोडियल सेल्स होती हैं, जो एक तो बनाती है लघु बीजाणुधानी वाली सेल्स जिसको हम बोल सकते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव सेल्स। एक होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका क्या बनाती है, इसकी लेयर्स बनाती हैं। अच्छा एपिडर्मिस नहीं बनी होती और सारी बनी होती है, जैसे कि मिडिल लेयर, ठीक है, और एपीफाई होती है ना, अरे अंदर अंदर की होती है, सर्टोली नहीं बोलते उसको, अंतःत्वचा होती है, अंतःस्थीशियम जिसको बोलते हैं इंटरस्टीशियम, और होती है अपनी टैपिटम। तो ये सारी की सारी जो होती है वो क्या होती है भैया जी, इससे बनी होती है, कायिक कोशिका से बनी होती है। ये हमने बात समझी, लघु बीजाणुधानी की हमने बात हमने इसमें आसानी से समझ ली सकता। उसके बाद में लघु बीजाणुधानु ऊतक क्या होता है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, यानी कि मैच्योर नहीं होता, यानी कि मैच्योर नहीं होता, तो घने समूह संजाति कोशिका को बीजाणुधान ऊतक कहते हैं। ये भी हमने समझ लिया। लघु बीजाणु जनन की बाद हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं परागकण की। तो प्रारूपिक बोल सकते हैं, प्रारूपिक जो लघु बीजाणु या लघु बीजाणु उद्भिद, लघु बीजाणु तो बोलेंगे, तो लघु बीजाणु उद्भिद बोलते हैं, जैसे उसको बोलते हैं स्त्री बीजाणु उद्भिद। तो लघु बीजाणु उद्भिद जो होता है वो परागकण होता है, एन होता है, सिंपल सी बात है। और परागकण में और हम क्या पढ़ते हैं कि परागकण की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, परागकण की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो परागकण जो होता है वो अलग अलग टाइप से अलग अलग होता है, जैसे कि इधर में गलत मान दिया, इसमें ऐसे, तो इसकी दो लेयर होती हैं, बाहर की परत और अंदर की परत। बाहर की परत जो होती है वो बनी होती है किससे, सेलुलोज और पेक्टिन से, और अंदर की जो परत है वो बनी होती है किससे, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन। ऐसा ऊतक है जो कि बिल्कुल टाइटली पैक कर देता है, इसका कोई मतलब कि अब तक इसको विघटित करने वाला कोई चीज़ पाई नहीं जाती। इसी की वजह से जो बीजाणु यानी परागकण है वो बहुत बहुत 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार साल तक अपने जो है संरक्षित रहते हैं। तो परागकण की बात करी, परागकण की स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है और इसका व्यास कुछ 10 से 50 के आसपास होता है, ठीक है। अब बाह्यचोल हमने बता दिया, अंतःचोल बता दिया। बाह्यचोल में कठोर भित्ति बता दी, स्पोरोपोलिन, बाह्यचोल में बता दी, और अंदर की साइड हमने क्या बता दिया भैया जी, सेलोपेक्टिन। इसकी जो हम बता रहे थे कि कितना होता है इसका जो व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। सामान्यतः कैसे होते हैं भैया जी, गोलाकार जो है परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। तो परागकण की हमने बात कर ली है। परागकण अलग अलग प्रकार के जाति के अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ में तुरंत झड़ जाते हैं। तो 60% जातियों में जो परागकण होते हैं वो कैसी अवस्था में झड़ते हैं, द्विकोश की अवस्था में झड़ते हैं। उसी की भी बात हम करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो इसकी हमने बात करी थी, लघु बीजाणुधानी की लेयर हमने बताई थी, बाहरी परत होती है एपिडर्मिस, अंदर की जो परत होती है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर या अभी इसके बाद तो एंतस्टीशियम आती है। तो अंतस्टीशियम, इंटस्टीशियम, मिडिल लेयर, और अंदर वाली हो जाती है कौन सी, टैपिटम। टैपिटम को हम संकोशिक भी बोलते हैं, और 2 से 3 लेयर होती हैं, और इसमें 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ये टैपिटम जैसे कि सर्टोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणु को पोषण देती है, तो उसी प्रकार से जो टैपिटम है वो किसको पोषण देती है भैया जी, जो अपने परिवर्तित होते हैं इस बीजाणु को। अभी यहाँ आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब हम जैसे ये परागकण आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसकी हम बात हम कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर भी ये इस प्रकार से पूरा भरा हुआ होता है, 10 इसमें कौन बने होते हैं, परागकण भरे होते हैं। तो ये भी जो है एनसीईआरटी में दे रखा है। अब लघु बीजाणु जनन में हमने पढ़ा था क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणुधानी से
लघु बीजाणुधानी से किसका निर्माण कराना, लघु बीजाणु का या परागकण का निर्माण करना है, क्या होता है, लघु बीजाणुधन होता है। ठीक है, तो परागकोश विकसित होगा तो किस क्या बनाएगा, मियोसिस करेगा वो, तो मियोसिस करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, सूक्ष्म चतुष्क बनाएगा, 4 संरचना बनेगा और द्विगुणित होंगी। पहले बनेगा क्या, परागकण, फिर बनेगा अपना लघु बीजाणु। ठीक है, तो इनकी गुणिता क्या होगी, तो एन होगी। जैसा कि जो प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि सक्षम होती है, तो प्रत्येक सक्षम कोशिका को हम क्या बोलते हैं, एमएमसी। तो हम बोल सकते हैं एमएमसीज यानी लघु बीजाणुधानी में उपस्थित एमएमसी से मियोसिस द्वारा लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणु का निर्माण को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु चतुष्क जो बोलते हैं क्योंकि 4 स्ट्रक्चर में होते हैं इसलिए चतुष्क बोलते हैं। परिपक्व और स्फुरित होता है तो क्या होता है, लघु बीजाणु परागकण में रूपांतरित हो जाते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। अच्छा, बीजाणु जन ऊतक की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से इसको ले लेता हूँ मैं इधर, इसको बाद में पढ़ेंगे। बीजाणु जन ऊतक, फिर बोल रहा हूँ कि जब अपरिपक्व क्या होता है, अपना परागकोश होता है। तो जब परागकोश कैसा होता है, अपरिपक्व होता है, तो उसमें जो बीजाणु लघु बीजाणु धानी जो होती है, उस लघु बीजाणु धानी को हम क्या बोलते हैं, बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। इसके क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो परागकणों की हमने बात कर ली। अच्छा जी, उसके बाद में हमने बताया कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण होते हैं। ठीक है, स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। स्फुटन में कौन रोल अदा करता है, तो स्फुटन में एक तो करता है भैया जी कौन, अपना मिडिल लेयर और एक करता है अपना इंथस्थीसियम, ये अपना रोल करता है। ठीक, परागकण कैसे होते हैं, तो बताया था आपको, गोलाकार होते हैं, 25 से 50 क्या होता है, माइक्रोमीटर में इनका क्या होता है भैया जी, व्यास होता है। और हमने बताया था कि 2 परत होती हैं, एक होती है बाह्य परत जो कि स्पोरोपोलिन की बनती है, अंदर वाली परत होती है केवल एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिनसे कि परागनलिका का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ हमने बात करी। ठीक है, परागनलिका का निर्माण होता है इसी से, और इसी से जो है अपना परागनलिका बनेगी। तो सामान्यतः 60% में तो कैसी कोशिका अवस्था में बनेंगे, 2 कोशिका अवस्था में झड़ते हैं। बचे कुछ 40% में क्या हो सकता है, 3 कोशिका अवस्था में झड़ते हैं। अब 4 कोशिका 3 कोशिका का है, इसका भी हम आपको थोड़ी देर में जवाब देंगे। अच्छा जी, तो हमने अब बात करी कि अंतःशोल और बाह्यशोल क्या है। तो सबसे पहले हम बात बता दें आपको कि परागकण में जो छिद्र होता है उसका क्या काम होता है। तो परागकण ये रहा अपना, ठीक है, इसमें एक छिद्र था, ये इसको छिद्र मान रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लेयर था, यहाँ पर एक छिद्र। तो इस परागकण के छिद्र से ये अपनी एन एक कोशिका थी। तो इसमें क्या होता था, याद करो, मियोसिस होगा, तो मियोसिस हो जाएगा तो एन जो थी ये क्या बना लेगी भैया जी, अरे मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस होगा पुत्र, माइटोसिस। तो ये 2 कोशिका बनेंगी। ठीक है, अब एक तो होगी कायिक कोशिका और एक होगी जनन कोशिका। अब इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस एनसीईआरटी ने हमने को दे रखा है। कौन सा मेजर डिफरेंस है, अच्छा जी इसकी भी बात करेंगे। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका, देखो कायिक कोशिका और जनन कोशिका में एनसीईआरटी ने जो चित्र में डिफरेंस दे रखा है, तो भाई ऐसी स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी में, कैसी भैया जी, कि एक तरफ तो बड़ा केंद्रक बड़ा वैक्यूल वाला है, एक तरफ छोटे और तरकू नुमा स्ट्रक्चर वाला केंद्रक है। तो बड़ी तो है वो हो जाएगी कायिक, और अंदर वाली जनन कोशिका। तो छोटा होता है, कम वैक्यूल होती है, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती है इसमें कायिक कोशिका। अच्छा जी, तो कायिक और जनन की हमने बात कर ली। ठीक है, कायिक और जनन की हमने बात कर ली कि कायिक कोशिका कैसी और जनन कोशिका कैसी होती है, इसकी मैंने बात करी। तो कायिक कोशिका से फिर तो क्या होगा, कायिक कोशिका निर्माण करेगी परागनलिका का, और जनन कोशिका किसका निर्माण करेगी भैया जी, जनन कोशिका अपने का पराग या लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। तो सिंपल सी बात मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ इसमें कि होता क्या है आखिर। भाई देखो, हमारे पास क्या थी, जैसे मैं एक जैसे जैसे अपना था, ये तो पूरा सिस्टम था, ऐसा ही तो था कुछ, बीच में संयोजी था। तो यहाँ से 4 बनी थी, 4 लघु बीजाणु, इसमें से एक को उठा लो तो एक कुछ ऐसी होगी। तो ये क्या हो गई, एक लघु बीजाणुधानी, बहुत बढ़िया, लघु बीजाणुधानी। अब इस एक लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होंगे,
बहुत सारी कोशिका होंगी जो दशादश होंगी, तो एक कोश लघु बीजाणु धनी से कितने बनेंगे भैया जी 4। क्या हो रहा होगा ये मियोसिस। तो एक लघु बीजाणु की क्या होंगी एमएमसीज होंगी, क्या होंगी एमएमसीज होंगी। तो एमएमसी से तो बन रही है, तो एक लघु बीजाणु की बहुत सारी एमएमसीज होंगी, वहाँ से ये अपना 4 चतुष्क के रूप में जो बनते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। तो चतुष्क के रूप में क्या बनते हैं भैया जी परागकण बनते हैं, ठीक है। अब इनमें से एक परागण को उठा लो तो ये क्या करेगा माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके कितने कोशिका बन जाएगा 2। तो यहाँ तक तो ये परागकण था, यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा लघु बीजाणु, ठीक है। तो लघु बीजाणु। अच्छा इसमें कैलोस्पर्स पाई जाती है, कैलोस्पर्स घुलते ही क्या बन जाएंगे भैया जी, शायद उल्टा बोल दिया, ये लघु बीजाणु थे, परागकण अब बनेगा लास्ट में परागकण। तो 2 कोश की अवस्था में होता है तो 60% में। अब ये भी क्या कर सकता है माइटोसिस कर सकता है, लेकिन कायिक कोशिका नहीं करेगी, तो ये कायिक कोशिका अलग हो गई और ये अपना ध्रुवीय केंद्रक था, इसने जब माइटोसिस करा तो ये कैसी अवस्था बन जाएगी भैया जी 1 2 3। तो ये छोटे वाले क्या होंगे जनन केंद्रक होंगे, क्योंकि एक से जुड़ेगा किससे आगे चल के बात करेंगे, दोनों अलग अलग जुड़ेंगे, और ये कायिक कोशिका जो होगी किसका निर्माण करेगी पॉलन ट्यूब, ठीक। बहुत ये अपना सेटअप था, और कोई दिक्कत नहीं सर। देखो एनसीईआरटी का मैं स्ट्रक्चर में आपको ये सारी चीज़ बता देता हूँ। देखो ये एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ है, असममित तरीके से इसमें विभाजन हुआ है, जिसमें ये बड़ी वाली कोशिका है, ये छोटी वाली कोशिका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया जी कि तर्कु देखो यहाँ पर दे रखा है कि यह तर्कु आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला होता है। कौन कौन होता है, ये हमारी जनन कोशिका की बात कर रहा है, जनन कोशिका की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दे भी रखा है कि जनन कोशिका छोटी होती है और काय कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है, जबकि जो कायिक कोशिका होती है वो कैसी होती है भैया जी प्रचुर खाद्य मात्रा का होता है भंडार, और विशाल अनियमित खाद्य भंडार ही बड़ा होता है, और विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है, कायिक कोशिका के जमीन एक 60% से अधिक आवृत्ति में इसी अवस्था में बढ़ते हैं, और समसूत्र विभाजन द्वारा विभक्त होकर 3 चरण में बन जाते हैं, तो नर युग्मक बना लेते हैं वहाँ जाके। अनेक जातियों के परागकण, कुछ लोगों में एलर्जी वगैरह, इसकी बात करते हैं, चलो कुछ एलर्जी की बात कर लेता हूँ, मैं एलर्जी की ही बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एलर्जी क्या है, एलर्जी एलर्जी क्या है, पढ़ा था आपने, पढ़ा होगा डिजीज वाले चैप्टर में कि एलर्जी कुछ नहीं है, कुछ क्या होते हैं प्रतिजन यानी एंटीजन के प्रति, जो कि धूल के कण हो सकते हैं, किसी पादप के पराग कण भी हो सकते हैं। तो उन पराग कण या धूल के कण की वजह से क्या होता है, आप में कुछ प्रतिजन होते हैं जिनके प्रति शरीर कैसा होता है भैया संवेदी होता है। जैसे ही आप उनके संपर्क में आते हैं आपकी नाक बहने लगती है, सर में दर्द होने लगता है और छींकें आने लगती हैं, यानी कि इस समय पर अपना IgE एक्टिव हो चुका है और IgG एक्टिव हो चुका है, तो आप कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा, पता इस प्रकार से चल सकता है कि आप क्या करें, ये जो आपकी जो संभावित जो प्रतिजन हैं, उस संभावित प्रतिजनों को आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रतिजन कैसा, उनको पास लाया जा सकता है और पता चल सकता है कि कौन सी बीमारी आपको हो रही है, ठीक है। तो ये हमने बात करी प्रतिजन की। अब देखो परागकण भी क्या कर सकते हैं, बीमारी फैला सकते हैं, जैसे पार्थेनियम वगैरह, ज्वार पड़ी होगी आपने, पार्थेनियम। मैंने एक ट्रिक बनाई थी पेल, लेंटाना, एकोर्निया और पार्थेनियम। तो ये देखो बायोडाइवर्सिटी में आती हैं ओरिजिनली, तो बायोडाइवर्सिटी में इसका यूज होता है कि ये क्या फैलाती है आक्रामक जातियों, विदेशी जातियों का आक्रमण पड़ा होगा, ठीक है। अरे भाई स्पीसी समष्टि घनत्व यानी कि पारतंत्र में जैव विविधता घटती है तो इनकी कारण घटती है, ठीक है। तो वहाँ पहुँच गया मैं गलती से। तो एक तो एलर्जी को रोका कैसे जा सकता है, तो एंटी हिस्टामिन दे दो, एंटी हिस्टामिन दे दो, या फिर सेरोटोनिन दे दो, एंटी हिस्टामिन को बोलते हैं सेरोटोनिन, या फिर आप कैसे दे सकते हो यहाँ पर एड्रेनिल वगैरह दे सो, एड्रेनिल, या फिर आप एड्रेनिल मेडुला के जो हार्मोन उनको दे दो, या फिर आप क्या कर सकते हो उस कंडीशन में हम स्टेरॉइड कोई भी गोली हो उसको दे सकते हैं। स्टेरॉइड गोली क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो ये सारी चीज़ हमने बताई। अच्छा जी, तो एलर्जी के बारे में बताया कि नाक वाक बहती है और दमा खांसी वगैरह हो जाती है। अब परागकणों का देखो बहुत सारा यूज है, जैसे कि परागकण पोषण से भरपूर होते हैं, पोषण से भरपूर है, कोई भी इसको यूज कर सकता है खाने के लिए। ज़्यादातर जो आपने पढ़ा होगा धावक वगैरह,
या फिर जो खिलाड़ी होते हैं इसका यूज करते हैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। सिंपल सी बात है, घोड़ों को भी दिया जाता है इसमें। अब बात करते हैं इसकी जीवन क्षमता। किसके बारे में? किसके बारे में भैया जी? जीवन क्षमता के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं परागकणों की जीवन क्षमता के बारे में। एक बार रुको, थोड़ा सा अपना सेटअप कर लेते हैं हम लोग। तो परागकण की जीवन क्षमता, बहुत बढ़िया था। परागकण की जीवन क्षमता, कोई भी परागकण कितना जिएगा। तो एक तो ये है, कोई भी परागकण कितना जिएगा, तो जितना जिएगा वो उसकी परागण क्षमता या अंकुरण क्षमता भी बोल सकते हैं। क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, अंकुरण क्षमता। अब अंकुरण क्षमता, जैसे कि ये कोई परागकण है अपना, ठीक है, तो ये परागकण कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि इस पे स्पोरोपोलेन भी तो होता है। तो ये परागकण कितना जिएगा, तो उसके लिए जैसे गेहूँ वगैरह हैं, तो गेहूँ में कितना जीता है, या फिर कुछ अलग अलग फैमिलीज हैं, कौन कौन सी फैमिलीज हो जाएंगी, उसके लिए हमने बनाई है SLR ट्रैक बनाई है। ठीक है, गेहूँ में तो केवल 1 महीने या 30 दिन ही जीवित हो पाता है, 1 महीने तक ही रहता है। जबकि इनमें, सॉरी 30 मिनट होता है वो, 30 मिनट होता है। ठीक है, जबकि SLR में, यानी कि S का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, और L का मतलब और R का मतलब। S का मतलब तो हो जाएगा सरकार, S का मतलब क्या हो जाएगा, S का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सोलेनेसी, और L का मतलब लेग्यूमिनेसी, और R का मतलब हो जाएगा रोजेसी। तो SLR का मतलब सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी। इसमें महीनों तक ये दे रखा है NCERT में। आपने सुना होगा जैसे कृत्रिम गर्भाधान होता है, कृत्रिम गर्भाधान होता है, तो कृत्रिम गर्भाधान में भी तो शिशु को रोका जा सकता है, तो माइनस के 1.6 और प्लस N2 गैस में इसको परिरक्षित किया जा सकता है। किस किस पर निर्भर करता है, तो आर्द्रता पर निर्भर करता है, यानी नमी पर निर्भर करता है, और करता है अपना तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि निषेचन मतलब जीवन सक्षम है या नहीं। और उसके बाद में नाइट्रोजन के साथ हमने नाइट्रोजन में हमने इसको भर दिया, तो वहाँ से इसका परिक्षेपण हो गया। हम बात कर रहे हैं स्त्री केसर की। बहुत बढ़िया टाइम अपने पास है। स्त्री केसर क्या होता है, इसके ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप? देखो स्त्री केसर, जैसे हमना पिस्टिल, ठीक है, स्त्री केसर जैसे पुंकेसर क्या था, ग्रुप ऑफ परागकण या परागकोश, परागकोश का समूह स्त्री केसर था, तो बीजांडों का समूह क्या कहलाता है। तो अब बात करें स्त्री केसर की, समझना बात को ध्यान से। स्त्री केसर की मैं बात करूं, तो स्त्री केसर क्या होता है सरकार? स्त्री केसर होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गुरु बीजाणु पर, क्या बोल सकते हैं भाई, गुरु बीजाणु पर्ण बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्त्री केसर जो होता है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि स्त्री जननांग होते ही, ठीक है, तो एकांडपी भी हो सकता है और बहुंडपी हो सकता है। तो स्त्री केसर की मैं बात करूं, कैसा हो सकता है, एकांडपी या हो सकता है बहुअंडपी। बहुत बढ़िया सरकार। अच्छा जी, एकांडपी में का मतलब है कि एक अंडप से बना है, जैसे कि मोनोकार्पल, इसमें होता है डाइकार्पल। मोनोकार्पल जैसे कि अपना जो एक अंडप से किसमें होता है, एक अंडप से, और एक इधर बहुअंडप। बहुअंडप से पहले बता देते हैं हम लोग, तो बहुअंडप से भैया जी या तो हो सकता है वो युक्तांडपी, या हो सकता है वियुक्तांडपी। शायद ये युक्तांडपी तो होगा, जुड़े हुए, जैसे कि सोलेनेसी वगैरह में। ठीक है, और एक फेमस एग्जाम्पल है सोलेनम। फेमस एग्जाम्पल क्या है, पेपेवर सोमनीफेर। अरे भाई तम्बाकू, इसका एग्जाम्पल। और ये फूल है गुलाब का, तो चमेली हो सकता है, और गुलाब हो सकता है, और कमल हो सकता है इसमें। चमेली का मतलब क्या समझ रहे हो, युक्तांड भी अलग अलग है। तो चमेली का मतलब यहाँ पर हम समझते हैं भैया जी माइचेलिया। क्या बोलते हैं इसको, माइचेलिया। सिंपल। परागकणों का अवतरण मीन्स किसे कहा सकता है, वर्तिकाग्र को कहा जा सकता है। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय, वर्ताग्र पराग। ओके सरकार। अच्छा, युक्तांडपी में नहीं बताया मैंने आपको एग्जाम्पल, युक्तांडपी का क्या एग्जाम्पल है, तो पेपर होता है युक्तांडपी। एकांडपी जैसे मटर वगैरह होती है ना, एक अंडप इसमें होता है आम वगैरह में, एक अंडप आम वगैरह में होता है,
पढ़ा था उस चैप्टर में, एक अंडा फूटता है। तो ये हो गया स्त्रीकेसर, खत्म। हम बात करते हैं गुरु बीजाणु धानी। जैसे लघु बीजाणु धानी थी, गुरु बीजाणु धानी की हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं बीजाणु। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ इधर, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, देखो, गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणुद्भिद, ये बात है। ऐसे ही लघु बीजाणु पर्ण, धानी और भिद, तीनों की बात करेंगे। लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं पिस्टल यानी स्त्री केसर को। स्त्री केसर के अंदर लघु बीजाणु धानु बोलते हैं बीजांड को, जो कि होता है अंडाशय में। और इसको क्या बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं गुरु बीजाणुद्भिद, ठीक है। इसको बोलते हैं हम किसको, पराग, सॉरी, जो होता है ना अपना, क्या बोलते हैं, पोलन सैक होता है ना, सैक, भ्रूण कोश, कोश नहीं कोश। पर्ण होती है इधर, जैसे उधर था पुंकेसर हो जाएगा, धानी हो जाएगी पराग कोश, और भिद हो जाएगा लघु बीजाणु परागकण भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, N25 में, नीट 25 में क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, हम उधर ही आ रहे थे हमने गुरु बीजाणु धानी या बीजांड पर। तो बीजांड कहाँ पर होता है, ओव्यूल में होता है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर मन बनाऊँ। स्ट्रक्चर देखो, जो 80% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, 80% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें जो बीजाणु पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब प्रतीप यानी उल्टा। तो पहले मैं सीधा बना रहा हूँ, उल्टा बनाऊँ, बताइए। पहले मैं सीधा बना रहा हूँ, जैसे कि ये अपना क्या हो गया, कोई पुष्प हो गया। पहले मैं आपको अंदर वाला, तो ये होता है अपना, तो ये अपना क्या हो गया, अंडाशय। तो इसके अंदर ऐसे था, तो ये ओव्यूल जो होता है वो ऐसे पाया जाता था, समझे बात को। और ये इसका पीछे वाला सिरा हो गया, ठीक है। यानी कि मैं बड़ी स्ट्रक्चर मानूँ तो ये अपना प्लेसेंटा वगैरह हो गया, और इससे ऐसे जुड़ा होना चाहिए था। लेकिन कैसे जुड़ा होता है ये जुड़ा होता है ऐसे, ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। तो पहले था इधर डायरेक्शन में, अब इसकी डायरेक्शन होगी उल्टी 180 डिग्री ऊपर, तो डायरेक्शन उल्टी होगी। तो यदि इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर में मान लो आपके सामने, तो कुछ ऐसी, ठीक है, ये ठीक, ये होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जिसके जोड़ा जोड़ा है, ये तो होगी प्लेसेंटा या आप्रा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ वह स्थान जहाँ से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। और किसके माध्यम से जुड़ा होता है, फ्यूनिकल के माध्यम से जुड़ा होता है, यहाँ से तो जुड़ा है, और ये पूरा सिस्टम अपना, ठीक है। इसमें जो बाहर के दो दिख रहे हैं, बाहर के दो दिख रहे हैं, वो अपने बाह्य आवरण और अंत आवरण, ठीक। बाहर के जो दो दिख रहे हैं वो बाह्य आवरण और अंत आवरण है, यानी एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये बाह्य आवरण हो गया, ये अंत आवरण हो गया। बाकी अंदर जो बच रहा है वो क्या है, अंदर जो बच रहा है वो बीजांड का न्यूक्लियस है, क्या है, बीजांड का है या न्यूक्लियस है। और अंदर वाला क्या है, बीजांड ही। अब इसमें सिरे पूछे जाते हैं, ये कौन सा सिरा भैया जी, अरे ऊपर वाला तो माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार सिरा है माइक्रोपाइल, और ये वाला हो जाएगा चैलेंज। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया ऑफ बीजांड। तो बीजांड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। भ्रूण कोश भी हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ही क्या हो रहा है, ये तो बीजांड नहीं होता, ये होता है भ्रूण कोश। प्लॉडी बताओगे, एन, ठीक है। तो गुरु बीजाणु धानी हमने पढ़ ली है, गुरु बीजाणु धानी पढ़ी हमने।
तो बीजांड होता है गुण बीजांड ध्वनि। आवर्त बीजी का क्या होता है, छोटी सी संरचना होती है ग्रंथ जिससे जुड़ा होता है, उसको बीजांड ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इससे जुड़ा होता है तो ये बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है। ठीक है, बीजांड ग्रंथ के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में नाभिक या बीजांड तथा बीजांड प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षण आवरण होते हैं। इसको बंद कर दो। थैंक यू, बाद में मिलते हैं।